अब हम रुख बदलते हैं और चलते हैं जम्मू। जम्मू कश्मीर में एक इलाका जम्मू का दायरा होता है, दूसरा कश्मीर का, यानी कश्मीर, पुलवामा, अनंतनाग और इधर जम्मू, जिसमें किश्तवाड़, डोडा, उधमपुर, राजौरी, रामबन, रियासी में आतंकी हमला हुआ। उस आतंकी हमले में 10 लोग मारे गए और हमला उस बस पर हुआ जो बस शिवखोड़ी से कटरा लौट रही थी तीर्थयात्रियों को लेकर के। तीर्थयात्रियों की बस पर आतंकवादी सामने से आए, उन्होंने गोलियां चलानी शुरू की। बस का ड्राइवर नियंत्रण खो बैठा, बस खाई में गिरी और उसके बाद से 34 लोग लगभग घायल हुए और 10 लोगों की मौत हो गई। यह हमला कायराना है, यह टारगेट किलिंग है, लेकिन यह हो कैसे रहा है? दरअसल आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के इलाके में जो जम्मू का हिस्सा है, उधर आतंकवादी वारदात होने लगी हैं, यानी कि पाकिस्तान, आईएसआई, आतंकवादी संगठन, उनके सरगना, ये सब इस साजिश में शामिल हैं कि यह बताया जाए कि जम्मू कश्मीर के पूरे इलाके में आतंकवादी वारदात हो रही हैं। इसलिए जम्मू कश्मीर अशांत क्षेत्र है। सरकार कहती है कि 2 करोड़ से ज्यादा लोग 2023 में यहां घूमने के लिए आए, टूरिज्म के नाम पर आए। ये अपने आप में रिकॉर्ड है और बेहतरीन गवाही है कश्मीर, जम्मू में हालात के सुधरने और बेहतर होने की। इस पर भी हमले की कोशिश है। तो ये जो आप देख रहे हैं, अब ये जम्मू का हिस्सा है। जब जम्मू कश्मीर आप जाएंगे, ये नक्शा है आपके सामने, तो ये शिवखोड़ी है और शिवखोड़ी से वैष्णो देवी, इसी के बीच में रियासी आता है। रियासी जहां हमला हुआ, घने जंगल हैं। यहाँ जम्मू के इलाके में जंगल घने हैं। जब आप घाटी में जाते हैं, श्रीनगर में, बारामूला में, जो इधर आप पहलगाम देखेंगे, बारामूला, अनंतनाग, शोपियां, बडगाम, कुलगाम, जो साउथ कश्मीर का हिस्सा है, और ये जम्मू का इलाका है। तो जब आप ऊपर चढ़ते हैं तो पहाड़ नंगे हैं, तो पेड़ कम हैं, नीचे जो है जंगल ज़्यादा हैं। तो इन इलाकों में अब जंगलों के भीतर घात लगा करके बैठे रहते हैं आतंकवादी, और वो आतंकवादी अचानक हमला करते हैं। इस बार उन्होंने किया तीर्थयात्रियों पर। अभी कुछ रोज पहले पुंछ में, ये पुंछ भी जम्मू के इलाके में ही आता है, पुंछ में एयरफोर्स के काफिले पर किया था। तो यह जो हमला हो रहा है बार बार इस इलाके में, इस इलाके की यह स्थितियां हैं। और हमले को लेकर के पुलिस, रहीस भाटी जो डीआईजी हैं, क्या कह रहे हैं, यह सुनिए। हमले के बाद सुरक्षा बलों की लगातार सर्च जारी है और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को इनका सफाया किया जा सके। हमारे साथ रईस भट्ट साहब हैं, डीआईजी उधमपुर रियासी रेंज। सर, क्या अपडेट है अभी तक और किस तरह से लग रहा है कि इस ऑपरेशन को चलाना पड़ेगा आगे? देखिए, आज का अपडेट हम पहले भी दे चुके हैं। यहाँ पे आज का जो इनपुट्स हमारे पास कुछ आए थे, 2 एक्सिस पे हमारी टीम्स लगी हुई थी। उसमें से सिर्फ एक तरफ ही 11 टीम्स लगी हुई थी और सारा फोकस आज वहाँ की तरफ था। उसमें हमारी सर्चेस जो हैं काफ़ी हेवी जंगल एरिया में चल रही हैं और पहाड़ी इलाका है काफ़ी, और उसमें चल रही हैं। और जो ऑपरेशन है वो 2 एक्सिस पे अभी कंटिन्यू कर रहा है, और इसमें जैसे फर्दर अपडेट आएंगे वैसे हम आपको बताएंगे। कितने लोगों को अभी तक डिटेन किया गया है और लग रहा है कि इसमें कुछ लोकल इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, और टेररिस्ट कब से यहाँ इस इलाके में रेकी करके गए होंगे? अभी हमारे पास जो है इन्वेस्टिगेशन जो इस केस में है वो चल रही है। हमारे पास कोई भी इस वक्त कमेंट करना जो है वो थोड़ा सा प्रेमेच्योर होगा। इतना ही बताएंगे कि हमारे पास कुछ लोग हमने डिटेन किए हैं, कुछ प्रिवेंटिव भी हमने इसमें जो है लोगों को उठाया है, क्वेश्चनिंग उनसे चल रही है सस्पेक्ट से, और जो इसमें बाकी एस्पेक्ट्स हैं जो जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगी वैसे हम जल्द ही इस ग्रुप को ढूंढ के नष्ट कर देंगे। शुक्रिया रईस भट्ट साहब, जिन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं कोशिश ये कि जल्द से जल्द इसका सफाया हो सके। आप देखेंगे ये ब्लैक पैंथर व्हीकल है जो कि कमांड एंड कंट्रोल व्हीकल है। इसी के ज़रिए जो है कहीं ना कोशिश ये कि
जल्द से जल्द इस पूरे इलाके में जो है वो नज़र रखी जा सके। आप देखेंगे सुरक्षा बलों की डिप्लॉयमेंट जो है इस पूरे इलाके में लगातार जो है वो रखी गई है। इस पूरे इलाके में ये वही जगह है जहाँ पर कल आतंकियों ने इसी मोड़ पर जो है उस बस को निशाना बनाया जिसमें 9 लोगों की मौत हुई, 33 लोग घायल हुए और उसके बाद भी जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और भारतीय सेना इस पूरे इलाके को घेर कर अपना ऑपरेशन चला रही है ताकि जल्द से जल्द इन आतंकियों का सफाया किया जा सके। जम्मू के इलाके में आतंकवादी वारदात के बढ़ने के पीछे एक बड़ी साजिश पाकिस्तान, आईएसआई और पाकिस्तान में बैठे आतंकी सरगनाओं की है कि हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर इलाके को अशांत किया जाए और ये टारगेट किलिंग्स होती हैं। कहा यह जा रहा है कि जो 6 आतंकवादी यात्रियों की बस के ऊपर हमला करने में शामिल थे, जो तीर्थयात्री थे, उनमें से 3 जो पुंछ में एयरफोर्स के काफिले पर हमला हुआ उसमें शामिल थे। उसमें एक का नाम है फौजी। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान की सेना में यह काम करता रहा है और पाकिस्तान में आईएसआई मतलब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी जो पाकिस्तान की फौज के तहत काम करती है। लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का एक अधिकारी उसका हेड होता है और खुफिया एजेंसी की तरफ से आईएसआई से कहा गया कि अब तुम लोग चलो जम्मू के अंदर और वहाँ आतंकवादी वारदात को अंजाम दो। तो वो फौजी जो है वह भी आया हुआ है और इस हमले में जो तीर्थयात्रियों की बस पर हुआ उसमें शामिल था। अब हमारे साथ 3 मेहमान हैं। कुलदीप खोड़ा साहब हैं, आप पूर्व डीजी हैं। संजय कुलकर्णी साहब हैं, आप भी पूर्व डीजी हैं। और आरवीएस मणि साहब हैं, आप फॉर्मर अंडर सेक्रेटरी गृह मंत्रालय। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। कुलदीप खेड़ा साहब, आपका तो अच्छा खासा अनुभव है। बहुत हद तक आतंकवादी वारदात खत्म हो गई हैं, आतंकवादियों को मारा गया है, पत्थरबाज अब वहाँ नहीं हैं। फिर भी जम्मू के इलाके में ये बार बार होने वाली आतंकवादी वारदात, इसके पीछे कारण क्या मानते हैं आप और क्यों हो जा रही हैं? देखिए, जैसे आपने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकी कार्रवाइयों में बहुत कमी आई है और उसका पूरा श्रेय जे.एंड.के पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को जाता है। और ख़ास तौर में कश्मीर वादी में जिस तरह के इंतजामात हैं, जो सिक्योरिटी ग्रिड है या एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है और ह्यूमन और टेक्निकल इंटेलिजेंस का एक बहुत बढ़िया कोऑर्डिनेशन है और तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस, चाहे वो आर्मी हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस हो या जे.एंड.के पुलिस हो, और ये देखते हुए पाकिस्तान ने मुनासिब समझा कि वो अपनी अटेंशन जम्मू की तरफ करे, जहां पे हालात के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रेजेंस उतनी नहीं है जितनी कश्मीर में है और ग्रिड भी उतना स्ट्रांग नहीं है जितना वैली में है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। कश्मीर का मुद्दा उनका सर्वाइवल का इशू है, चाहे वो उनकी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट हो या आर्मी एस्टेब्लिशमेंट हो। दोनों के लिए कश्मीर मुद्दे को जगा के रखना उनकी एक मजबूरी है। संजय कुलकर्णी साहब, कुलदीप साहब ने जो कुछ भी कहा मुझे लगता है कि वो वाजिब है और गंभीर भी है। ये आतंकवादी वारदात जम्मू कश्मीर में नहीं रुक पाती हैं। मतलब क्या आतंकवादियों के पास साधन संसाधन इतने हैं कि वो लगातार हमारी फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस के सक्रिय रहने के बाद भी कहीं ना कहीं घुस जाते हैं और कोई ना कोई वारदात करके निकल भागते हैं? क्योंकि ऑपरेशन चल रहा है और 36 घंटे से ज़्यादा, 48 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, अभी तक उनका अता पता नहीं है। जी, इस मामले में मैं ज़िमनन तौर पे बताऊंगा कि इससे पहले भी 2 साल से इंसिडेंट्स हो रहे हैं पुंछ राजौरी में। अब रियासी नहीं, मैं कुलकर्णी साहब, धन्यवाद। ये जो इलाका है ये घना जंगल है
और थोड़ा मुश्किल का इलाका है, और ये जो रास्ते हैं ये पहाड़ियों को काट करके बनाए गए हैं। ये एक डेफिनेटली बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है, क्योंकि माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए सालाना तकरीबन 75 लाख से लेकर के 1 करोड़ लोग आते हैं। शिवखोरी और बाकी जो इलाके हैं यहाँ पे लोग जाते हैं। तो ये जो इलाका है, और अमूमन ये माना जाता था कि अब इस इलाके में आतंकवाद जो है उसकी कमी है, और ये तकरीबन क्योंकि सटा हुआ जम्मू से इलाका है, रजौरी पुंछ से सटा हुआ है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से तकरीबन 122 किलोमीटर अंदर है, तो ये इलाका जो है तकरीबन सेफ माना जाता था। पर आतंकवाद जो है उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो सेफ है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो आतंक का गढ़ है, और आतंक का गढ़ होने के नाते आज जब पाकिस्तान एक आर्थिक स्थिति बहुत ही नाजुक स्थिति से गुजर रहा है, पॉलिटिकली अनस्टेबल है, चीन के मैं कहूँगा एक पिट्ठू बन के रह गया है। चीन इसको उकसाता रहता है बार बार, हिंदुस्तान के अंदर इस तरह की आप हरकतें करते रहे। उतना करने के बाद भी जो जिस प्रकार से द रेजिस्टेंस फ्रंट है, जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद खड़ा हुआ, जो दिखाने की कोशिश की, क्योंकि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के पाकिस्तान को ग्रे जोन में डाल रखा था, तो उससे हटने के लिए उन्होंने कहा ये तो हमारा नहीं है, ये रेजिस्टेंस फ्रंट है। अब सब जानते हैं ये रेजिस्टेंस फ्रंट लश्कर तैयबा हाफिज सईद का ही एक भाग है, उन्हीं का ये फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रहा है। और हमने पहले भी देखे, रजौरी पुंछ में भी देखे कि चाहे यहाँ की आबादी जो है 50% हिंदू है, 50% मुसलमान है, तकरीबन 260 के आसपास गांव हैं, 4 लाख की आबादी है, 1700 तकरीबन 20 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है, जंगलात है, मुश्किल है, इसमें कोई एक बड़ा कारण है लेकिन जो कुलकर्णी साहब कह रहे हैं, लेकिन घाटी के भीतर अगर वहाँ के स्थानीय नेताओं को लगता है कि नहीं पाकिस्तान से बात की जानी चाहिए, मैं चाहता हूँ पहले आप सुनिए उमर अब्दुल्ला को, उसके बाद चूंकि ये सीनियर ऑफिसर्स हैं, लंबा एक्सपीरियंस रहा है, और आप लोग जो कुछ भी कह रहे हैं ये वहाँ की ज़मीनी हकीकत है। अब अगर नॉर्मल होता तो इस तरह के हमले होते नहीं, ये तो नॉर्मल है नहीं, और जो लोग नॉर्मलसी का दावा करते आए हैं ये उन लोगों को इस चीज़ का जवाब देना होगा। हमने तो हमेशा कहा कि यहाँ हालात नॉर्मल नहीं है, हमने तो हमेशा ये कहा कि 370 जो है उसकी वजह से बंदूक यहाँ नहीं आई, क्योंकि ये बीजेपी वाले दावा कर रहे थे कि 370 हटने के बाद बंदूक का जो है यहाँ असर रसूख ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये बंदूक जो है ये 370 की वजह से यहाँ नहीं आया, और 370 के हटने के बाद ये बंदूक खामोश नहीं होगा। इस बंदूक को खामोश करने के लिए एक बातचीत का माहौल बनाना होगा, और उस बातचीत के माहौल को तैयार करने में दोनों मुल्कों को अपना रोल अदा करना होगा। 370 के हटने के बाद से वहाँ लोकसभा के चुनाव शांतिपूर्ण हुए। 370 के हटने के बाद से रिकॉर्ड मतदान 58% से ज़्यादा हुआ। 370 हटने के बाद से उमर अब्दुल्ला जो भी बोल रहे थे चुनाव हारे, महबूबा मुफ्ती इन्हीं की तरह हैं, चुनाव हारी। ये जम्मू कश्मीर की आवाम है जो भारत में जो लोकतंत्र है उसकी मुख्य धारा का हिस्सा हो चली है। इन नेताओं के कहने पर मत जाइए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में बातचीत करके क्या हासिल हो गया है? वाजपेयी जी गए थे वहाँ बस यात्रा लेकर के, वापस हमारे साथ करगिल हुआ। नरेंद्र मोदी रास्ते में उतर करके लाहौर गए नवाज शरीफ से मिलने के लिए, और यहाँ उरी हो गया, पठानकोट हो गया। जिस मुल्क के साथ बातचीत के बाद भी आज तक 75 साल में कोई रास्ता नहीं निकला है, उस मुल्क के साथ बात करने की जरूरत ही क्या है? हिंदुस्तान एक ताकतवर देश है। ताकतवर देश को अपने रास्ते, अपने मुल्क, अपने लोग, उनकी हिफाजत, यह अपने बूते करना चाहिए। बातचीत के जरिए इस तरह के रास्ते नहीं निकलते हैं, और वो भी वैसा मुल्क जो दहशतगर्द है, जिसके पास खुद के खाने के पैसे नहीं हैं, खुद के जीने के पैसे नहीं हैं, वो दहशतगर्द ही पैदा कर सकता है। अजय से मेरा आखिरी सवाल है, क्योंकि एक मेरे पास गेस्ट अरविंद मनी साहब बच गए हैं। अरविंद मनी साहब, गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी आंतरिक सुरक्षा की होती है। दिल्ली से लेकर के श्रीनगर तक एक कम्युनिकेशन रहता है, जो सुरक्षा इंतजाम रहते हैं, इंटेलिजेंस इनपुट रहता है, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो, यह भी इंश्योर किया जाता है। ये
चूक क्यों है? सरकार लगातार इस फ्रंट पर कहती रही है और 370 के हटने के बाद से हालात बहुत बदल गए हैं। फिर भी ये घटनाएं जो हो जाती हैं तो एक सवाल होता है कि नहीं नहीं, वहां तो स्थितियां सामान्य नहीं है। देखिए, हमेशा जब भी आम जनता में ये एक आदत सी पड़ गई है कि कोई भी एक अनफॉर्चुनेट हादसा हो जाता है तो सब इंटेलिजेंस फिर सब अपने अपने समीकरण लगाते हैं। अभी तो जांच होगी तो उसमें जो चीज आएगी वो आएगी, पहली बात तो यह है। और दूसरा, हमेशा आतंकवाद का एक बड़ा वाइटल है कि जहां जहां आप कवर करोगे उसको सरप्राइज एलिमेंट से आतंकवादी अटैक करते हैं। इसमें कोई दाव नहीं, बिल्कुल आपको सरप्राइज करेंगे, और ये रियासी एक सरप्राइज एलिमेंट था। देखिए, और तीसरी बात जो उमर अब्दुल्ला का आपने संवाद सुनाया है, न केवल उरी, न केवल कारगिल, 2006 हिंदुस्तान की टीम वहां गई हुई थी तो आरएसएस हेडक्वार्टर्स पे हमला हुआ। 26/11 जब हुआ तब भी हिंदुस्तान की टीम, तो जब जब हमने संवाद को जो आगे लेके गए तो उन्होंने हमारे साथ संवाद विश्वासघात पाकिस्तान किया। के साथ विवाद निपटाने का रास्ता हो ही नहीं सकता है, और हिंदुस्तान का नहीं अपना सकता। मसला है, अपनी अवश्य। और रियासत, दूसरा, अपना सूबा है। लाजमी है कि वो जो पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर है, बात उसकी है, अब बात उसकी होनी भी चाहिए। अजय, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है, 1 मिनट में आप जवाब दीजिएगा। ये जो आतंकी थे जिन्होंने पुंछ में एयरफोर्स के काफिले पर हमला किया, और कहा जाता है कि उनमें से 3 इसमें भी शामिल थे, ये कौन हैं और इनको हमने कहीं टारगेट किया, स्पॉट किया? ऑपरेशन जो चल रहा है वो कहाँ पहुंचा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑपरेशन है ये लगातार तीसरे दिन आज चलता रहा, और खासतौर पे 11 ऐसी टीमों का गठन किया गया जो सीआरपीएफ, सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की मिलाकर किया गया है, जिसमें पूरे जंगल के इलाके को घेर के रखा गया है जहां आतंकी छुपे हुए हैं। दरअसल अबू हमजा जो लश्कर का कमांडर, जिसे जो लगभग कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करके आया है, उसको इस हमले की जिम्मेदारी दी गई थी। और आपको बता दूं, जो जानकारी है उसके मुताबिक इस हमले को इसी दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे उस दिन हमले को प्लान करने के लिए आईएसआई और लश्कर के कमांडरों के बीच में पाकिस्तान में बैठक हुई, और उन्होंने इस हमले को यहाँ अंजाम दिया। अब कोशिश ये सुरक्षा बलों की ओर साफ कर दिया गया है कि अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि सेना पर हमले देखे जा रहे थे। उसके बाद जब सिविलियंस को टारगेट करके अब यात्री जो मासूम बच्चे हैं उनको टारगेट किया गया है, तो सरकार इस बिल्कुल मूड में नहीं है कि किसी भी तरह से किसी को स्पेयर किया जाए। आने वाले कुछ दिनों में जो है आप देखेंगे कि बड़ा बख्शने के जो है, मूड में सरकार नहीं है। जाहिर है कि जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और आर्मी है, उनके ऑपरेशंस अब तेज होंगे और आतंकवादियों को नामो निशान मिटाने के लिए हर ज़रूरी कोशिश की जाएगी। जम्मू कश्मीर अमन के रास्ते पर है, जम्मू कश्मीर बेहतरी के रास्ते पर। 370 के बाद डीडीसी के चुनाव हुए, 370 के बाद वहाँ आम चुनाव हुए हैं, 370 के बाद अब वहाँ विधानसभा चुनाव होने की तैयारी है। और यह सब जो है वो पाकिस्तान, आईएसआई और पाकिस्तान में बैठे आतंकी के आकाओं को, जो आतंकवादी आका होते हैं, उनकी परेशानी का कारण है। उनकी रात की नींद हराम हो जाती है, क्योंकि हिंदुस्तान में अमन है, कश्मीर बेहतर रास्ते पर है और कश्मीर के लोगों की ज़िंदगी चमकदार होती चली जा रही है। इसलिए हिंदुस्तान की सरकार पाकिस्तान, आईएसआई और आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए कमर कस चुकी है। फैसला इस बात का है कि जिस स्तर पर हो इसको कुचला जाएगा, नस्तनाबूद किया जाएगा। हिंदुस्तान में आतंकवाद का अब नामो निशान नहीं रहेगा। ऑपरेशन आतंकवादी जिन्होंने हमला किया है उनके खिलाफ चल रहा है, और बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर में इस तरह के हालात फिर ना पैदा हों, ऐसी स्थितियां बनेंगी, इस बात की हम उम्मीद कर सकते हैं।